सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 11 सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले हमारे इस पाठ का हम परिचय पढ़ेंगे। पहले कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। सावित्रीबाई फुले ने हमारे लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, तो इस पाठ में उन्हीं के बारे में बताया गया है। इस पाठ के हम मूल पाठ को हम देखेंगे कि ऊपरी निर्मितं चित्र पश्यत् इदं चित्रं कस्याचित् पाठशालायां वर्तते। इयं सामान्यं पाठशाला नास्ति, इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एकाः शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, परं सा स्वदृढनिश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। के महिला अपि यूयमिमां महिलां जानीत। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इयम का अर्थ होता है यह, सामान्य यानी कि साधारण, नास्ति यानी नहीं है, इयम अस्ति यानी कि यह है, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की, प्रथमा यानी कि पहली, कन्या पाठशाला यानी कि कन्या पाठशाला, गृहात यानी कि घर से, पुस्तकानि पुस्तकें, आदाय यानी लेकर चलती है, मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित यानी कोई, तस्याः यानी उसके, धूलिम का अर्थ होता है धूल, प्रस्तर खंडान यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति यानी फेंकता है, स्वदृढ़ निश्चय की अपने दृढ़ निश्चय से, विचलित यानी कि हटती है या विचलित होती है। तो अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि यह साधारण पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है और अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में संलग्न होती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है यह महिला? क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो? यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षा सावित्रीबाई फुले है। अगला है हमारा पैराग्राफ। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायागांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभीति। 9 वर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषाः उत्साहः प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इसके हम शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ है
कि नया गांव नामने स्थाने यानी कि नया गांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत यानी कि सावित्री ने जन्म लिया। खंडोजी इति अभिहितो यानी कि खंडोजी दोनों कहे गए हैं। नववर्ष देशीय यानी कि 9 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फुले महोदयन यानी कि ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता यानी ब्याही गई। तदानी यानी उस समय 13 वर्ष कल्प यानी 13 वर्ष का और एव यानी ही। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि जनवरी मास की 3 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडाजी ये दोनों कहे गए हैं। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। वे भी उस समय 13 वर्ष के थे। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत को पा गई। यहाँ से आगे उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबा महादेवयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमविद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्कृत्य यथाया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। इसके शब्दार्थ को हम देखेंगे कि पुणे नगर यानी कि पुणे नगर में, कन्यायाम यानी कि कन्याओं के, कृते यानी लिए, प्रथम विद्यालयम यानी कि प्रथम विद्यालय को, आरभत यानी आरंभ किया। तदानीम यानी कि उस समय 17 वर्षीय यानी कि 17 वर्ष की। अस्पृश्यत्वात् यानी कि छुआछूत से, तिरस्कृतस्य समुदायस्य यानी कि तिरस्कृत समुदाय की, और बालिका नाम यानी बालिकाओं के, कृत्य ने लिए, पृथक्तया अलग से, ऊपर दूसरा, प्रारब्ध ने आरंभ किया। सन 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अश्वारूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्ट यत् कूपं निक्षा श्रीवर्णवस्त्रावृता तथाकथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्ट जलं नयत्। सार्वजनिकोऽयं तडागः, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः। पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि मुखरम यानी कि प्रबल, अकरोत यानी किया, विधवानाम यानी विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य यानी शिर मुंडन के, निराकरणाय यानी निराकरण के लिए, नापित यानी नाई लोगों से, मिलिता यानी मिली, अस्माय रूढ़ो यानी इस रिवाज में, सहभागिता यानी सहभागिता को, और अत्यजन यानी त्याग दिया। अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे कि इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि
सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवाओं के शीश जो विधवा लोग औरतें थी उनके सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाई लोगों से मिली। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथाकथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही हैं। उच्च वर्ग वालों ने मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने से रोका। जल निकालने के लिए रोकते थे वे लोग उन्हें, तो सावित्री सम्मान को सहन नहीं सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छा के अनुसार जल ले आओ। यह सार्वजनिक तालाब है, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। अगला पैराग्राफ है हमारा, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दम्पत्योः अवदानं महत्वपूर्णं। सत्यशोधक मण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडनानां समुदायां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम् इति। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार है कि महिला सेवा मंडल यानी कि महिला सेवा मंडल, प्रतिबंधक यानी प्रतिबंध, इत्यादि ना संस्थाना यानी कि इत्यादि संस्थाओं की, और स्थापनाया यानी कि स्थापना में, फुल दंपत्ति यानी फुल दंपत्ति का। इसकी व्याख्या देखेंगे हम अनुवाद के रूप में कि इसका अनुवाद है कि महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदाय का अपने अधिकारों के प्रति जागरण करना, उन्हें जागृत करना कि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। दुर्भिक्षकाले प्लेगकाले च सा पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थाए सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारत वा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनं गता। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते। काव्यफूले सुबोधर रत्नाकरः चेति भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतम्। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि संचलितवती यानी कि संचालन किया। दुर्भिक्ष काले ने अकाल के समय, प्लेग काले ने प्लेग के समय, पीड़ित जनाना यानी पीड़ित लोगों की, अभ्रांतम बिना थके हुए, अविरतम यानी कि निरंतर, सहायता सामग्री व्यवस्थाएं यानी कि सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, प्रयासम यानी कि प्रयत्न, अक्रोत यानी किया, महासागरी काले महारोग के प्रसार के समय, और सेवारत का अर्थ होता है सेवा में लीन। असाध्य रोगेण यानी कि असाध्य रोग से, ग्रस्ता यानी ग्रस्त होकर, निधन यानी मृत्यु को, गता यानी प्राप्त हो गए। सावित्री महीयते यानी सावित्री बढ़ चढ़कर है। काव्य संकलन द्वयम यानी कि दो काव्यों का संकलन, और काव्य फूले यानी काव्य फूले नामक ग्रंथ, महिलोत्थानस्य यानी महिला के उत्थान के, गहनावबोधा यानी गहराई से समझने के लिए, और अध्येतव्यम यानी अध्ययन करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। अकाल और प्लेग जैसी जो बीमारी थी उनसे पीड़ित लोगों
की बिना थके हुए उन्होंने निरंतर दिन रात सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उन्होंने प्रयत्न किया। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। उनका 2 काव्यों का संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही महिलाओं के लिए कार्य किया है, तो हम भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करके समाज में अपना योगदान करें। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके प्रश्नोत्तर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।